रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बचपन से ये सुनते आए हैं, सभी जनरेशन्स वाकिफ़ हैं रामायण से, रामायण की कथाओं से, कहानियों से, लोक कथा जो रामायण के अराउंड लोग कहते आए हैं, सुनाते आए हैं। लेकिन यहाँ कुछ ख़ास है, और ख़ास है इसलिए ख़ास इंसान भी मेरे साथ हैं, आप सभी जानते हैं इन्हें। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर मिस्टर त्रिपाठी। नमस्ते जोगिता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आज एक जिस विषय पर हम बात करने बैठे हैं, बहुत कम मौका मिलता है बचपन को जीने का। मैं तो कहूँगी रामायण महाभारत के साथ हम बचपन को जीते हैं। रामायण की यादें अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए क्या है? देखिए, हर भारतवासी के लिए शायद ये डिफ़िकल्ट होगा, तकलीफ़दायक होगा ये खोजना कि कब उन्होंने पहली बार रामायण के बारे में सुना। क्योंकि एक अच्छा सुंदर वाक्य मैंने सुना था कि कोई भी भारतवासी रामायण को पहली बार नहीं सुनता है। हम पैदा होते हैं वो कहानी लेके, बचपन में माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से, रामलीला में, टेलीविज़न सीरियल में। कांस्य युग का एक हमारी संस्कृति है जो आज भी ज़िंदा है, बाकी सब मर गए, ध्वस्त हो गए। और कई कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन एक मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण कारण ये है कि अन्य संस्कृतियों के तुलना में हमने अपनी कहानियाँ नहीं भूली। जो ग्रीक थे वो लोग अपने ओलंपियन गॉड ज़्यूस, अपोलो सब की कहानियाँ भूल गए। जो इजिप्शियन थे वो अमुन रा, ओसिरिस, उसकी कहानियाँ भूल गए। लेकिन हम भारतवासी आज भी प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, महादेव, दुर्गा माँ, सबकी कहानियों से आज भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। और एक नॉस्टैल्जिक बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई अगर ये एक तरह से ये जो कहानियाँ जो हैं, एक तरह से एक शब्दों की माला है जो हमें हमारी पूर्वजों से जोड़ती है। और जब तक हम इस माला को बरकरार रखेंगे, हमारी संस्कृति मरेगी नहीं। बिल्कुल। आप लिखते हैं, आप अपनी भावनाओं को पन्नों पर उतारते हैं, वो एक अलग बात होती है। और एक अलग बात होती है जब आप एंकर कर रहे हैं, आप उन जगहों पर जा रहे हैं, उन कहानियों को बताते हैं, कैमरा के सामने आते हैं। तो लिखना जो होता है वो ये कनेक्शन अपने दिमाग का और उस पन्ने का होता है। लेकिन जब आप एंकर कर रहे होते हैं, वहाँ थॉट प्रोसेस आपका भी है, क्रिएटिव्स का भी है। वो मुझे मिड पॉइंट बताइए, वो जो वन पेज पर आना जिसको आप कहते हैं, वो कैसे होता है? एकदम आपने मतलब ये बात के मूल पर आप पहुंच गए। देखिए, लेखन का जो काम है वो एकांत का काम है। तो कई हद तक लेखक अकेले ही रहता है, अपने परिवार के साथ, अपने करीबी मित्रों के साथ ही। जब पुस्तक लॉन्च हो रही है तभी मीडिया या पाठकों के सामने आता है। नहीं तो आपने देखा ही होगा कि बुक लॉन्च के अलावा मैं कभी मैं मीडिया आता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा मैं थोड़ा शाय हूँ, मैं अपने आप में ही रहता हूँ। लेकिन तो ये एकांत का काम है, तो नज़रिया अलग होता है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहा है या पिक्चर का काम कर रहा है या OTT का काम कर रहा है, कैमरा के आगे है, तो इसमें टीम वर्क होता है, क्योंकि एकांत का काम नहीं है। जो क्रू जो था ये डॉक्यूमेंट्री में एक छोटे फिल्म की तरह था, इतना बड़ा था। तो हाँ, ये टीम वर्क कैसे किया जाए, और इसमें नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। लेखन की जगत में तो जो भी डिसीजन, कैप्टन तो लेखक ही होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में कैप्टन निर्देशक होता है। तो मैं अपने सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे निर्देशक की बात सुननी है। तो ये एक अलग जगत है, एक अलग दुनिया है। और हर जगत, हर इंडस्ट्री के अलग ही रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं। तो अगर आप उसमें घुस रहे हैं तो वहाँ के कायदे तो मानने पड़ेंगे ना। मैं वे थोड़ी कर सकता हूँ, नहीं मुझे अकेले ही काम करना है इन सब के साथ, तो फिर बनेगा कैसे डॉक्यूमेंट्री? बिल्कुल बिल्कुल। OTT की दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं, डेब्यू हो रहा है आपका। सो OTT के लिए आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि यहाँ पर कहानियाँ जो हैं वो एक डेफिनेट रूप लेती है, भाई इतने एपिसोड्स हैं, इसी में हमको दिखाना है। सो यहाँ आपकी अगर मैं
देखिए OTT की तुलना अगर पिक्चरों के साथ करें, क्योंकि पिक्चरों में समय नहीं होता है, 2-2.5 घंटे में आप कितना कितना बता सकते हो, एक छोटी सी कहानी ही बता सकते हो, आप लेयर्स नहीं दिखा सकते हो, पात्र को इतना डेवलप नहीं कर सकते हो, फलसफे नहीं बता सकते हो। OTT एक तरफ से नॉवेल्स के तुलना में आप देख सकते हैं। सलमान रश्दी ने कहा ये जो वेब सीरीज जो है, OTT सीरीज जो है, नए ज़माने के नॉवेल्स हैं, क्योंकि आपको वीडियो नॉवेल्स। हाँ करेक्ट, क्योंकि आपको दर्शकों का समय मिलता है, नॉवेल्स में भी आपको पाठकों का समय मिलता है, लेकिन पिक्चर में आपको दर्शकों का समय नहीं मिलता है। 2-2.5 घंटे में आप कितना समझाओगे? तो ये एक मेरे हिसाब से जो नॉवेलिस्ट जो हैं, ये उनके लिए एक अवसर है OTT प्लेटफॉर्म जो जो कहानियाँ हैं, भावनाएं हैं, फिलॉसफीज़ हैं, लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, वो सब आप OTT में डेवलप कर सकते हैं। और आज के तारीख में OTT में बजट्स भी इतने बन गए हैं कि आप एक अच्छा बड़ा भारी कर सकते हैं कहानी आप लिख सकते हैं। अमरीश जी, रामायण जैसे हम कह रहे थे कि रामायण में 4 भाई थे, वनवास हो गया, 14 साल के बाद वापस आए, ये कहानियाँ तो पूरी दुनिया को पता है। जो मुझे समझ में आया कि इस सीरीज़ में आप उसके आउटर लेयर को भी दिखा रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। फोकस जब एक जन पर पड़ता है तो आसपास की दुनिया अंधेरी हो जाती है। सो उस अंधेरी दुनिया में आप रोशनी नहीं, देखिए ये ऐसा है, मैंने एक उदाहरण दिया था अभी स्टेज में कि मैं अपने माँ बाप को तो अच्छी तरीके से जानता था, उन पैदा हुआ था वहाँ पे, लेकिन वो कैसे मिले मुझे सबसे पहले पता चला 14 साल की उम्र में। तो माँ बाप को इतनी अच्छी तरह से जानता था, फिर भी वो जब मुझे पता चला कि उनका अरेंज मैरिज हुआ था, तो पहली बार वो कैसे मिले थे मुझे पता, यार मैं उनको और करीब से जान रहा हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी 14 साल के बाद मुझे पता चला। रामायण भी यही है कि प्रभु श्री राम और सीता माँ की कहानी तो हम सब जानते हैं, हम सरफेस लेवल पे जानते हैं, फेमिलियर है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि चित्रकूट में जो अंडरग्राउंड रिवर गुप्त गोदावरी की बात की थी रामायण में, वो एक्चुअली में है। और हमने डॉक्यूमेंट्री में उसका शोध किया और उसे दिखाया कि गुफा में ये अंडरग्राउंड रिवर है। हमने रामेश्वरम में वो हल्के पत्थर पाए जिसमें इतना स्ट्रेंथ भी है कि आधुनिक काल में पोर्टुगीज़ ने उनका इस्तेमाल किया एक चर्च बनाने के लिए, और वो वही उसी इलाके में पाया जाता है। तो मतलब वाल्मीकि जी ने जो कहा था कि एक पत्थर इतनी शक्ति उसमें कि आप उसका सेतु भी बना सकते हो, लेकिन इतना हल्का कि पानी पर तैर भी जाए। पानी पर तैर भी तो वैसे पत्थर और हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा है, ये देखो ये पत्थर। तो एक्चुअली कई पहलू हैं जो आप एक सरफेस लेवल पे आपको एक जानकारी होगी उसकी, लेकिन डीप लेवल तक नहीं जानते हैं। तो यही आपको वो आहा मोमेंट दिखता है, अरे यार मैं श्री राम के ज़्यादा करीब आ गया, मुझे ये समझ में आ गया। श्री राम की एक बहन भी थी, ये भी ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। मतलब रामायण के कई वर्णन हैं, उनमें कुछ वर्णन में लिखा हुआ है कि श्री राम की एक ज्येष्ठ बहन थी, शांता था उनका नाम, और जो यज्ञ हुआ था महाराज दशरथ के लिए, जो पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्हें उस यज्ञ को शांता जी के पति ऋष्यशृंगा ने किया था। तो ये कुछ रामायण में इसका वर्णन है, लेकिन कई लोग जानते नहीं है कि प्रभु श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी। तो अमरीश जी से अगर बात करने बैठूं, मुझे तो लगता है कि मतलब समय कम पड़ेगा तो ये एक ट्रेलर ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू में ही इतनी सारी बातें जो है वो उजागर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री में क्या होगा? आई थिंक वी शुड लीव फ्यू थिंग्स टू दैट। लेकिन आप लोग जरूर देखें, डिस्कवरी में आ रही है लेजेंड्स ऑफ द रामायण। और जैसा सब क्रू, मैं अंत तो ऐसे करूँगा क्योंकि हमारे क्रू में हर पंथ के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और इतने जुड़ गए थे कि दिन के हर अंत में सब लोग बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरे कहा इस जनरेशन के लोग जो कूलर लोग हैं वो JSR बोलते थे, एक्रोनिम बना के, जय श्री राम का JSR बोलते हैं हम भी। चलो चलिए JSR। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का।